नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बी पार्ट फर्स्ट में। और हम पढ़ रहे राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत क्या है, स्टर ने व्यवस्था सिद्धांत के बारे में क्या बताया है, आमर ने इसकी किन विशेषताओं का जिक्र किया गया है। इसके बाद आज हम देखेंगे सामान्य राजनीतिक व्यवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे जो राजनीतिक संरचनाएं हैं उनमें समानता पाई जाती है। ये जो संरचनाएं हैं उनमें कार्यों की सर्वव्यापकता पाई जाती है। राजनीतिक जो संरचनाएं हैं उनमें विविधता देखने को मिलती है। संरचनाओं का हमें जो मिश्रित स्वरूप देखने को मिलता है। राजनीतिक साधनों का जो समान स्वामित्व देखने को मिल रहा है। राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक प्रभाव का जो हम असमान वितरण और वैधता का अर्जन किस तरह से किया जा सकता है और एक कैसी विचारधारा का विकास होता है, ये सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की विशेषताएं पाई जाती है। ये व्यवस्था सिद्धांत के बारे में डेविड स्टर्न ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम जो 1953 में आई थी में सामान्य सिद्धांत पर अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं। डेविड स्टर्न लिखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है। राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का ऐसा जटिल समूह है जो समाज के भीतर आधिकारिक मूल्यों का विनियोजन करती है। हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अधिकारों को निर्णय का परिणामों का समाज के लिए बहुत महत्व है। इन परिणामों को निर्गत कहा जाता है। किसी भी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए आवश्यक है निरंतर निवेश होता रहे। निवेश के बिना कोई भी व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती। निर्गत के बिना उसके कार्यों को समझा पहचाना नहीं जा सकता। अब आता है निवेश प्रकार क्या है। निवेश का तात्पर्य मांग तथा समर्थन से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से कुछ मांगें रखी जाती है। इन मांगों के पीछे रखने वालों का समर्थन होता है जो राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने वालों का ध्यान उन मांगों की ओर खींचते हैं। व्यवस्था में राजनीतिक मांगों से समाधान की शक्ति प्रदान की जाती है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि जनता का समर्थन प्राप्त है। मांगों की वैधता व्यवस्था की क्षमता तथा स्थिरता को समझने में सहायता करती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मांगे क्या है। मांगे जो हमारे मन में हैं आते विचार आते हैं और हम व्यवस्था से चाहते हैं कि वो उन मांगों को पूरा करे। देखा जाए तो मांगे मन की अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु विशेष के आवंटन के लिए उन लोगों से जो इसके करने के लिए कहा जाता है ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी मांगे हमेशा पर्यावरण से आती है और वो व्यवस्था के सम्मुख रखी जाती है। आपकी भी कुछ मांगे हो सकती है जो आप व्यवस्था से उनका समाधान चाहते हैं। मांगों दो प्रकार की होती है, एक संकीर्ण और दूसरी होती है विशेष। संकीर्ण होती है जिसमें अपना स्वार्थ ज़्यादा होता है। विशिष्ट होती है जिसमें हम साधारण के हितों को शामिल करते हैं। मांगों की अपनी एक दिशा होती है, उनका भाव सदैव सत्ता की ओर होता है। मांगों के दो रूप होते हैं, सुझाव के रूप में तथा निर्देश के रूप में। स्पष्ट तथा व्यक्तिगत स्वार्थ तथा जनहित दोनों से संबंधित हो सकती है। मांगों के पीछे हमारी मांगे तो बहुत होती है लेकिन उन्हीं मांगों पे सरकार या व्यवस्था ध्यान देती है जिनके पीछे समर्थन की शक्ति होती है। जैसे आप बच्चे हो, आप पढ़े लिखे हो और पढ़ लिख के आपको एक मांग होगी कि आपको रोज़गार मिलना चाहिए और ये रोज़गार के लिए आप सरकार से जाओगे तो उसके पीछे आपको एक जन समुदाय की स्वीकृति या समर्थन आवश्यक है। ये छोटे छोटे उदाहरण है जिससे हम देख सकते हैं कि व्यवस्था के सामने मांगे कैसे आती है और उनका किस तरह से व्यवस्था लेती है और उनका समाधान करती है, मांगों पे विचार करती है। राजनीतिक व्यवस्था कुछ कार्य करती है। कार्य करने के लिए समर्थन होना आवश्यक है। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है जिसके होने या न होने से
संपूर्ण परिणाम निकलते हैं। बिना समर्थन के मांगों का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। ये एक ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को परिवेश से जोड़ती है। यदि अधिकारियों को व्यवस्था में समर्थन प्राप्त नहीं है तो मांगों का निवेश के रूप में विधायन करना संभव नहीं हो पाएगा। बिना समर्थन के शासन में स्थिरता नहीं हो सकती। सामाजिकता बनाए रखने के लिए समर्थन आवश्यक है। आउटपुट यानी निर्गत निवेश के रूप में मांगे रखी जाती है और निर्गत के रूप में उन मांगों को वापस वो परिवेश में लौटती है। निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं हैं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती है। निवेश को समर्थन द्वारा सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय के लिए रखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेशकों पर निर्णय लेती है। निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है। पुनर्निवेश अपनी मांग रखी, उसको समर्थन भी मिला लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था तो पुनर्निवेश के रूप में वो वापस आ जाते हैं। निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। व्यवस्था के निर्गत के से सदस्यों की आवश्यकता पूरी हुई या नहीं हुई, जनता की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया, इस संबंध में जो सूचनाएं अधिकारीगण के पास आते हैं उन्हें पुनर्निवेश कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के भीतर संपादित होने वाले सभी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य पुनर्निवेश का है, जिसको हम फीडबैक भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा संपादित कार्य की प्रक्रिया से राजनीतिक कार्यों का चक्र संचालित होता है। परिवेश यानी वातावरण, पर्यावरण। राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में अन्य संस्थाओं की तरह एक व्यवस्था की भूमिका अदा करती है। इसकी परिवेश से आंशिक रूप से इसकी सहयोगिनी व्यवस्था का बोध होता है, जिन्हें आंशिक सामाजिक पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। आंतरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण, जैविक तत्व तथा समाज की पद्धतियों द्वारा प्रभावित होती है। निष्कर्ष में हम कहेंगे, डेविड स्टर का सामान्य व्यवस्था सिद्धांत में निवेश निर्गत विश्लेषण में संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण की भांति व्यापकता होने के बावजूद इस पर अगतिशीलता का आरोप लगाया नहीं जा सकता। इस सिद्धांत ने पुनर्निवेश की धारणाओं को शामिल कर अपने आप को गतिशील सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे किसी खास राजनीतिक व्यवस्था के साथ अपने आप को आबद्ध करने से बचाकर तुलनात्मक विश्लेषण को नई दृष्टि प्रदान की है। धन्यवाद।